नमस्ते क्लास। अगला वीडियो आप क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया नाम का एक चैप्टर चल रहा है और आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो अभी तक आपने देखा, शुरुआत में भी हमने कहा है, हिस्ट्री नाम का चैप्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लंबा है। कैसे समराइज करके रखें ये आपको याद नहीं रहता है, तो हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आप कैसे याद रखना है वो बात आप ध्यान से समझ लें। समझना कुछ नहीं है, हिस्ट्री में जो हो गया है वह बस हो गया है, आपको बस देखते सुनते चले जाना है। तो समझना क्या है कि कैसे हम सब बातों को एक जगह पे रख पाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो हिस्ट्री है वो शुरुआत है 1920s के अराउंड। तो की कंसेप्ट क्या चल रहे हैं 1920 में, आपको क्या मिल रहा है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट, नेचुरल डिजास्टर का इफ़ेक्ट, फिर आफ्टर दैट गांधी जी का आना। आफ्टर दैट गांधी जी के 3 अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे आंदोलन, चंपारण, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, अहमदाबाद, ऐसा कुछ। यह सब जगहें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अंग्रेज़ों का रॉल्ट एक्ट लाना, और रॉल्ट एक्ट के अनुसार जो भी उस समय पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं विदाउट एनी ट्रायल, उन्हें 2 साल के लिए जेल में रख दिया जाता था। तो टू प्रोटेस्ट दैट एक्ट गांधी जी ने पूरे नेशन वाइज उन्होंने आंदोलन किया। जालियांवाला बाग कांड का होना इम्पॉर्टेंट, डन। आफ्टर दैट गांधी जी ने अपने आंदोलन को बड़ा करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को भी अपने आंदोलन में सबमर्ज किया, जिससे आगे चलकर हिंदू मुस्लिम एकता कायम हुई और एक नए कंसेप्ट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नाम इटसेल्फ इंडिकेट दैट कि हमें कॉपरेट नहीं करना है टू रन द गवर्नमेंट। तो उसके लिए सारे लोगों ने नौकरियां, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, एवरीथिंग स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस भी पार्टिसिपेट किया, बाद में आकर पार्टिसिपेट किया, उनका अपना एक पहलू था, बात किया गया है। इस मूवमेंट को लेकर 2-3 पॉइंट बनाए गए। नंबर 1 पॉइंट की प्रोग्रेस ऑफ दैट मूवमेंट। तो कहा गया कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ ब्रिटिश स्टफ, हम लोग का आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कुछ था नहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्टफ थे उसके जगह पे अपना कुछ नहीं था, लेकिन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा डेवलप कर गया। तो अपना मूवमेंट का प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो गया। आने वाले समय में कोई अल्टरनेटिव ना होने के कारण अपना आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आ गया। और बात करते हैं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एस्पेक्ट लोगों ने क्या समझा था, स्वराज का मीनिंग लोगों ने क्या समझा था। तो स्वराज का मीनिंग लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझना स्टार्ट किया। नंबर 1, टाउन के लोगों के लिए क्लियर कंसेप्ट था कि करना क्या है। ठीक। नंबर 2, कंट्री साइड यानी गांव के तरफ के लोगों ने अपने दुखों का दूर करने का एक जरिया ढूंढा था, स्वराज अगर मिल जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व। नंबर 3, जो प्लांटेशन में लोग थे उनके लिए आज़ादी था, घर जाने की आज़ादी, जब टाइम मिले तब घर जाने की आज़ादी, यही था अपना था कुछ। और उसमें क्या हो गया, एक कांड हो गया, चौरी चौरा कांड हुआ, तो गांधी जी ने रोक दिया। रोकने के बाद से रिजल्ट क्या आया, सब लोग नाराज़ हो गए,
किसान नाराज हो गया कि जिस कारण के लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी गांधी जी ने बंद कैसे कर दिया आंदोलन को। बहुत तकलीफ, इतना हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने समराइज किया। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, 2 चैप्टर को हमने 4-5 पॉइंट में कर लिया लास्ट वीडियो कि 1920-1930 के बीच में बहुत सारा उथल पुथल हुई है। समराइज करते हैं कि वर्ल्ड डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशंस के कारण एग्रीकल्चर प्राइसेस घट गया, जिससे किसानों को और तकलीफ स्टार्ट हो गया। और एक जो मेन मुद्दा वाली बात था वो था साइमन कमीशन का गठन करना, जो भारत के हालातों पर रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता, जो इंटरनेशनली उसे पब्लिश करता। प्रॉब्लम ये था कि उस क्या कहते हैं वो कमीशन था, उसमें सिर्फ ब्रिटिश ही थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इस बात का पूरे जोर से विरोध हुआ कि कोई इंडियन तो रखो जो इंडियन के बारे में रिपोर्ट तैयार करने में आपको हेल्प करे। लाला लाजपत राय उसके मेन हीरो थे, मर भी गए थे। उसी समय भगत सिंह का भी उदय हो रहा था, उसकी बात नहीं करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का भी काफ़ी स्ट्रांग प्रभाव बढ़ रहा था। उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी सारा अप्रोच करके, एक्साइटमेंट के साथ 1930 में ही अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी ने भी इरविन को, उस समय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे वायसराय, उनको भेजा अपना कि हम लोग अब ये बहुत सारा लिस्ट भेजा जो सभी लोगों के फेवर में था। 50 तरह के लिस्ट बनाकर भेजे गए कि इन सब को माना जाए और अंत में स्वराज दिया जाए। इरविन ने मना कर दिया, तो गांधी जी अब एक नया आंदोलन के साथ आने वाले हैं। उस आंदोलन का नाम है सिविल डिसओबीडियंस। ये हमारा एक आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो आज हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस के बारे में। तो सिविल डिसओबीडियंस हिंदी में सवनीय अवज्ञा आंदोलन, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस हम के पीछे का कंसेप्ट था टू डिसओबे द रूल ऑफ ब्रिटिश। पॉलिटिकली किसी भी कंट्री में किसी का गवर्नमेंट है, यह इस बात से समझा जाता है कि गवर्नमेंट का सारा नियम कानून सब लोग मान रहे हैं, तो वो सिस्टम चल रहा है। अगर हम सारा नियम मानना बंद कर देंगे तो हमने उनके राज को तोड़ दिया। ऐसा कुछ कंसेप्ट के साथ स्टार्ट किया। गांधी जी ने चुना एक ऐसा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जा सकते थे कि गांधी जी ने नमक को क्यों चुना। सॉल्ट काफ़ी यूज़ होने वाला होता है, अमीर हो या गरीब हो सब लोग सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। और उस समय सॉल्ट का प्रोडक्शंस का सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार था। किसको? तो अंग्रेज को, इंग्लिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ ये अधिकार था कि वो नमक बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो गांधी जी ने नमक बनाना यानी गवर्नमेंट के नियम को तोड़ना हुआ। तो अपना कंसेप्ट तो यही था कि नियम तोड़ा जाएगा तो पहले जो मेन लीडर था पहले वही करेगा। पुराने नेताओं में यही था कि पहले वो लोग करते थे और तब लोग फॉलो करते थे। आज क्या होता है, पहले लोग करते हैं, बाद में नेताजी को करना होगा तो करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमक किस प्रकार से आपके इस मूवमेंट में हेल्प आउट किया था, ठीक। तो नमक के बारे में बात करते हैं। तो नमक बनाना गैर कानूनी था, तो गांधी जी ने नमक बनाने का प्रोग्राम सेटिंग किया। अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से जो गुजरात में है, से दांडी एक जगह का नाम है, ठीक। साबरमती आश्रम से दांडी के बीच का रास्ता बहुत लंबा था। गांधी जी ने अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ, बुक के हिसाब से 76 की 78 फॉलोअर्स, 240 माइल्स का लंबा सफ़र पैदल ही चल दिया। दांडी यात्रा के नाम से काफ़ी मशहूर है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दांडी यात्रा के बारे में। तो दांडी यात्रा, दांडी एक जगह का नाम है। साबरमती टू दांडी पैदल मार्च हुआ और उस पैदल मार्च में रास्ते में जहाँ पर भी गांधी जी पहुँचते थे तो कई सारा तरह गांव के लोग, शहरों के लोग वहाँ आते थे मिलने के लिए कि गांधी जी आए हैं। और गांधी जी पूरे रास्ते भर में अपने स्वराज के कंसेप्ट को बताते थे, क्योंकि लास्ट टाइम का उनका कंसर्न था कि लोगों ने समझा ही नहीं था व्हाट इज स्वराज।
वो तो इसमें भी नहीं समझेंगे, लेकिन गांधी जी ने पूरा प्रयास किया कि जगह जगहों पे रुकते थे, वहाँ के लोगों को बिठा के समझाते थे कि हम लोग का मेन कंसेप्ट क्या है। स्वराज का मिलना मेरा सिर्फ अकेले नहीं भुलाया हुआ है, गांधी जी का स्वराज नहीं गुम हुआ है, पूरे देश का स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए। लोगों को समझाते थे और लोगों को कहते थे कि तुम जाके आगे समझाओ, वो उनके आगे समझाएंगे, ताकि जब हम लोग नया आंदोलन शुरू करें तो लोगों के पास क्लैरिटी रहे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। आसान बात, ठीक। तो एक लंबा सा सफ़र पूरा किए गांधी जी ने, और उन्होंने बनाया नमक बनाया तो लोगों ने, अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में कर दिया। उसके बाद हर देश के हर कोने कोने में नमक बनाए गए, कई सारे नियम कानून को तोड़ा गया, बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे जिसमें अंग्रेज़ ही जाते थे, इंडियन को जाना मना था तो इंडियन वहाँ गए, लकड़ियों को काट के लेके आए, अपने चरवाहे जो थे वो अपने भेड़ बकरियों को चराने लगे उस एरिया में जहाँ पे जाना उन्हें मना था। कि बात यही था कि सारे नियम कानून तोड़ देना है। नियम कानून तोड़ने वाले कंसेप्ट के साथ साथ पुराना कंसेप्ट भी था, नॉन कॉपरेशंस, दोबारा बहिष्कार शुरू हुआ, दोबारा नौकरियां छोड़ी जाने लगी, फिर से एक नया भुजाल टाइप का आ गया अपने इंडियन हिस्ट्री में। ठीक, इतना ही सा बात है। इसी को हम अच्छे से लिखवा देते हैं, कॉपी खोलेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस डैश, एक लाइन में लिख दें व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस, तो लिखिएगा टू डिसओबे द रूल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अगला पॉइंट, सॉल्ट डैश, यूज्ड बाय या यूटिलाइज्ड बाय पुअर एंड रिच पर्सन, कॉमा, गवर्नमेंट मोनोपोली MONOPOLY, मोनोपोली फॉर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट मोनोपोली फॉर प्रोडक्शन, यानी सिर्फ गवर्नमेंट का एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार था। फिर नया पॉइंट, हम लोग एक हेडिंग बना हुआ है सिविल डिसओबीडियंस, उसी में ये बात कर रहे हैं। नया पॉइंट, 11 मार्च 1930 डैश, दांडी यात्रा, DANDI, दांडी यात्रा डैश, फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन गुजरात, ब्रैकेट में 240 माइल्स विथ 78 फॉलोवर्स, NCERT का डाटा है, 240 माइल्स विथ 78 फॉलोवर्स, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे ड्यूरिंग यात्रा लिखा जाता है, बुक में भी ये लिखा हुआ है यात्रा, ड्यूरिंग यात्रा, कॉमा, गांधी जी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्वराज। तो रास्ते में जो भी लोग मिलते थे उनको स्वराज का मीनिंग समझाते चलते थे। एंड एट लास्ट ही मेड सॉल्ट, नमक बनाया, सिंपल इवोपरेशन के मेथड से बना लिए होंगे, गरमाए होंगे, पानी उड़ गया होगा नीचे, जो बच गया नमक हो गया। क्लास 9th में भी पढ़ते हैं इवोपरेशंस के मेथड से सॉल्ट को अलग करना। क्रिस्टलाइजेशन उनसे होता नहीं, चाहे वो भी कर लिए होंगे, पढ़ लिखे होशियार आदमी थे। आगे तो क्या, ही मेड सॉल्ट विच वॉज अगेंस्ट द लॉ, ये हो गया दांडी यात्रा। नया पॉइंट, पीपल अलॉन्ग विथ वुमेन, इस मूवमेंट में वुमन का पार्टिसिपेशन भी दिखाया जाएगा, सवाल भी बन के आते हैं, बाद में बात किया जाएगा। तो पीपल अलॉन्ग विथ वुमेन स्टार्टेड नॉन कॉपरेशंस as well as civil disobedience all across the India by rejecting, comma, picketing
PICKETTING। पिकेटिंग मतलब आप फैक्ट्री है नहीं चलने देना है तो रोड पर ही घेर के बैठ गए हैं कि फैक्ट्री के लोगों को फैक्ट्री में जाने से ही रोक देंगे। घेराव, घेराव समझ लो पिकेटिंग मतलब। ठीक, शराब का दुकान है चलने ही नहीं देंगे, उसके सामने ही हम लोग सो गए हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक। अगर शराब के दुकान तक जाना है तो हमारे बॉडी के ऊपर से चढ़ के जाना होगा। दैट इज कॉल्ड पिकेटिंग, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट हम फिर से मतलब समराइज कर दें कि लोगों ने क्या किया, तो टैक्स वैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देना लॉफुल बात है, टैक्स नहीं देंगे तो लॉ ब्रेक करने वाली बात हो गई, तो ये करने लगे हम लोग। ठीक, जंगलों में जाके पेड़ काटना लॉफुल बात था, पेड़ नहीं काटना है ये लॉ था, हम पेड़ काटना स्टार्ट कर दिए। ठीक, लिखिएगा नया पॉइंट जो एक लाइन में ही हम समराइज कर जाएंगे। तो लिखिएगा पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्स, पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्स, कॉमा resign their post, resigned their post, comma break the forest rule, bracket में by collecting wood and grazes cattle, bracket बंद। ये सभी कीवर्ड हैं ताकि दिमाग में रहे और कुछ भी पूछे। हिस्ट्री ऐसा है कि उसका टू द पॉइंट आंसर नहीं होता है। आप बस दिमाग के स्कैनिंग को दौड़ा लीजिए कि ये सवाल इस हिस्से से आया है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है सवाल, तो उस हिस्से का जो भी बात हम जानते हैं वो लिखना स्टार्ट कर देंगे, वही हमारा आंसर होता है। ठीक, आसान बात। तो ये तो गांधी जी ने कर दिया, अब रिस्पॉन्स तो मिलेगा ना अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने पिछला वाला ध्यान था उन लोगों को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत तकलीफ हुआ था अंग्रेज को। ठीक, इस बार अंग्रेजों ने एकदम सोच लिया कि इसको कस के दबा दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा खराब तरीके से मार पीट के अंग्रेजों ने इस आंदोलन को, क्योंकि इस बार तो लॉ टूटने की बात हो रही ना, लॉ बनाया गया कि ये नहीं करो तुम वही कर रहे हो, तो ज़्यादा एंगर बनेगा हमारे अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों ने दमन कर दिया, कई जगहों पे भयंकर मारपीट हुआ। ठीक, कई बुक लिखता है कि 1 लाख लोगों को जेल में भर दिया गया, इंक्लूडिंग गांधी जी। और भी बड़े बड़े नेता थे, 1-2 नाम और आपको जानना होगा, हम पहले ही बता रहे हैं। नाम कीवर्ड बन जाएगा, अब आप उसी नाम को 2-3 बार लिख लीजिए। ठीक, तो एक और भी नाम था अब्दुल गफ़ार खान, बुक लिखता है। तो अब्दुल गफ़ार खान उस समय के बड़े नेता थे, गांधी जी के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे, काफ़ी ज़्यादा सहयोगी थे, साथ के थे। ठीक, तो बड़े बड़े नेताओं को जेल में भरने का काम अंग्रेजों ने किया, तो पीपल गेट वायलेंट। जब उनका नेता जेल में चला जाता है तो लोग जेल तोड़ने तक की कोशिश कर देते हैं, तो काफ़ी वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारा वायलेंस स्टार्ट हो रहा था और अंग्रेज भी काफ़ी ब्रूटली दबा रहे थे आंदोलन को। तो अंत में गांधी जी को लगा कि बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया, तो गांधी जी ने फिर से रोका कि रोको भाई, थोड़ा देर के लिए रुको, थोड़ा पिटाना भी बंद करें, या कोई जो पीट रहा है उसको भी थोड़ा रेस्ट दें कि थोड़ा रुको भाई, कब तक मारोगे, थोड़ा रेस्ट ले लो, बाद में पीटना फिर से। ठीक, तो इस पॉइंट को हम 2 लाइन में समराइज कर देते हैं। ठीक, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के हर एक वर्ड को नहीं समझना होता है, इवन स्टेटमेंट को भी नहीं समझना होता है। पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ से क्या थीम निकल के आता है वो थीम दिमाग में रखिए, नोट्स में रखिए उतना ही, ताकि जब भी कभी मौका मिले 2 घंटे का समय देंगे और पूरा चैप्टर को कॉपी के थ्रू पढ़ जाएंगे अपने। उसके बाद तुम कुछ भी पूछ लो, जवाब देने के लिए हम लोग हाजिर रहेंगे। ठीक, तो लिखिएगा ये 2-3 पॉइंट्स को कि अंग्रेजों ने दबाना शुरू किया, काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार हो गए, लोग वायलेंट हो गया। लिखिएगा दिस मूवमेंट, नया पॉइंट, दिस मूवमेंट फेस ब्रूचुअल रिप्रेशन, BRUTAL, ब्रूचुअल रिप्रेशन, REPRESSION, रिप्रेशन, फर्स्ट about 1 lakh people arrested including अब्दुल गफ़ार खान। एक नया नाम मिला, नाम याद रखिएगा, उस नाम को आप अपने मुताबिक सेट कर दीजिए। कोई जानता नहीं था कि अब्दुल गफ़ार खान ने क्या क्या किया था। ठीक, आप कहीं का भी लीडर बना दीजिए और चला दीजिए, यही एक तरीका होता है पढ़ने का। अब्दुल गफ़ार खान एंड मोहम्मद गांधी, दैट कॉजेज वायलेंस। ठीक,
अब इसी वॉयलेंस को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि अब थोड़ा रुकते हैं। उस समय के जो लॉर्ड इरविन थे वो भी भेंट मुलाकात किए गांधी से कि अब इस आंदोलन को थोड़ा देर के लिए रुका जाए। तो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट बना, एक संधि हुआ, एक समझौता हुआ, जिसके तहत जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय जितने भी बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया था उसको छोड़ने की बातें हुई कि आप पहले इस आंदोलन को रोको, तो जो भी आपके नेतागण हैं उन्हें हम छोड़ देंगे, नंबर 1। और बदले में गांधी जी से कहा गया कि आप आइए जरा बैठ के बात करें, क्योंकि अब काफ़ी करीब आ गए हैं, अब अंग्रेज को भी लग गया है कि इस देश को छोड़ देना है। अब कैसे छोड़ना है इस बात पे बातें हो रही हैं। तो आइए इंग्लैंड और बात कीजिए कि कैसे हम आगे का फ्यूचर कैसा बनाने जा रहे हैं इंडिया का, जो कि ऑलरेडी 4-5 साल से चल रहा था, जिसे हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते थे। राउंड गोल टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज हिंदी में लिखा बोला जाता है, गोल मेज सम्मेलन। कि इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स को इंग्लैंड वाले अपने यहाँ बुलाते थे, खाना पीना खिलाते थे, घुमाते थे, फॉरेन टूर, और उनके साथ बैठ के ये बात होती थी कि आने वाला भविष्य भारत का कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से आगे का इंडिया कौन रन करेगा, इस पे बातें होती थी। गांधी जी नहीं जाते थे, गांधी जी को लगता था कि बेकार बातें हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये इरविन पैक्ट हुआ तो इरविन पैक्ट में गांधी जी अग्री हो गए कि चलो चलते हैं तुम्हारे यहाँ। सेकंड गोल मेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ गए और वहाँ बैठ के बातचीत हुई। तो बैठ के बातचीत हुई तो उनको समझ में आ गया कि सिर्फ बातचीत ही हो रहा है, ठीक, सिर्फ बातचीत ही हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, गोल गोल बातें हो रही हैं। गांधी जी डिसअपॉइंट होकर वहाँ से आए। उनको खबर भी चला कि अंग्रेज़ों ने कई सारे आंदोलनकारियों को छोड़ा था, फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो गांधी जी फिर वापस आए और फिर से शुरुआत हुआ, अपना दोबारा शुरुआत हुआ सिविल डिसऑबीडियंस अलॉन्ग विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक। तो यहाँ का हाईलाइटेड पॉइंट क्या आता है, इरविन, गांधी इरविन पैक्ट। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो गांधी इरविन पैक्ट सिविल डिसऑबीडियंस में होने वाला पैक्ट है, समझौता है। उस समझौता के अनुसार काफ़ी सारे आंदोलनकारी को छोड़ दिया जाएगा और गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाने के लिए सहमत हो जाएंगे और वहाँ जाके बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश होगी। लिखिएगा नया पॉइंट, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच इरविन एक्सेप्टेड सम डिमांड, ब्रैकेट में लाइक रिलीज ऑफ मेनी पॉलिटिकल लीडर्स, ब्रैकेट बंद, एंड इन रिटर्न गांधी वाज रेडी टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फुल स्टॉप। आप पॉज कर करके लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। नया पॉइंट, गांधी वेंट फॉर सेकेंड गोल मेज, GOLMAJE, गोल मेज conference, but he was disappointed by this meeting. But he was disappointed by this meeting. उनको इस मीटिंग से कुछ खास लाभ नहीं मिला, तो फिर वो वापस आए और फिर से उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। अब यही आंदोलन के आगे का किताब बात नहीं करता है, ठीक, कितना आगे गया, कैसे गया। हाँ, अब हम लोग रुक कर इस आंदोलन की समीक्षा करेंगे। अब बात ये करेंगे कि इस आंदोलन में कौन कौन से लोगों ने क्या क्या समझा था। अगेन एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट में सिविल डिसऑबीडियंस भी है और नॉन कॉपरेशन तो पुराना वाला बात था ही। तो अब अपना अलग से, अब अपना क्वेश्चनेबल पॉइंट है, ठीक। अब समझने वाली बातें हैं, अब वो भी बातें हैं जो आगे आने का, आगे का इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो फिर से फ्रेश हेडिंग। अब हम लोग बात नहीं करने वाले हैं कि ये मूवमेंट कितना आगे गया, कितना आगे नहीं गया, आज़ादी कब मिली, ये सब बात किताब नहीं किया है, यहाँ पर ही किताब खत्म कर देता है। अब इसी मूवमेंट में होने वाली बहुत सारी बातों को एक एक करके रखने का प्रयास करता है। क्लास 10th का हिस्ट्री है, उससे आप संपूर्ण अवलोकन, संपूर्ण इंफॉर्मेशन नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा कि बस किताब में 2 लाइन लिख दिया तो उसी से समझ गया कि ये अच्छा था, ये खराब था, बिल्कुल नहीं। आप बड़े क्लासेस में अगर आप पढ़ेंगे तो पता नहीं, कोई नहीं पढ़ता है पॉलिटिकल साइंस, कोई नहीं पढ़ता है इकोनॉमिक्स, कोई नहीं पढ़ता है हिस्ट्री। आने वाले समय में सबको 11th 12th में डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो जानकारी लेना नहीं है, लेकिन बातें बच्चे बहुत सारे कर देते हैं। तो बच्चों ज़्यादा बात नहीं करना है, जो किताब कहता है बस सुन लेना है। आइए हेडिंग देते हैं, एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट
बाई डिफरेंट सोशल ग्रुप, बाई डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब हम लोग लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उस लोगों के ग्रुप में डिसाइड ये किया जाएगा कि कौन सा बात कैसे हो रहा है। ठीक, आसान स्पष्ट बात। नंबर 1 पहला लिखिएगा, कंट्री साइड, गांव शहर के किनारे किनारे पे कंट्री साइड। डैश, आइए फटाफट समझा देते हैं। क्या कंट्री साइड में हम 2 तरह के लोगों की बात करते हैं। एक अमीर किसान, ठीक, जिन्हें पटीदार कहा जाता था, जाट कहा जाता था, थोड़े हाई क्लास के किसान, ठीक, और एक गरीब किसान जो अक्सर आप फिल्मों में आते हैं, जैसे बोलो किसान तो जो मन में दिखता है वही गरीब किसान। दोनों के बारे में बात करते हैं। दोनों ने कैसे इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। दोनों के दोनों कब, ये मूवमेंट कब हुआ था, ऑलरेडी बताया जा चुका था कि वर्ल्ड डिप्रेशन में है और एग्रीकल्चर प्राइसेस घट चुका है, यानी कमाने का जरिया खत्म हो चुका है। बड़े बड़े जो किसान हैं, जो बड़े बड़े खेतों में काम करवाते थे लोगों से, बहुत सारा फसल उगता था, उससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करने का सोच रहे थे लोग, उन पे जो टैक्स पड़ता था वो सब काट छांट के। तो जो बड़े पीजेंट थे, जिन्हें पटीदार जाट कहा जाता था, उनके सामने उनका जो मोटिव था, ठीक, एक आंदोलन है, लेकिन भारत एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, कई तरह के लोग हैं। तो जो पहला तरह का लोग की बात कर रहे हैं, उसके मन में क्या था कि अगर ये आंदोलन सफल होता है तो हमें पहला बार टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स नहीं देने से हमारा बेनिफिट, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। हमारा मतलब कौन, बड़े बड़े जो किसान थे वो, ठीक, हमें टैक्स नहीं देना होगा। हम जो एग्रीकल्चर का प्राइस जो घट गया है वो थोड़ा बढ़ा लें, ओवरऑल हम थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लें। ठीक, ये हमारा कंसेप्ट था किसका, जो अमीर किसान थे। ठीक, उसके लिए वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे या गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे कि जैसा भी हो हमें अपना कमाई बढ़ना चाहिए। तो उनका मोटिव स्वराज के नाम पे क्या था, कमाई बढ़ना चाहिए। और जो गरीब किसान थे, गरीब किसान के पीछे का कंसेप्ट क्या था, गरीब किसान खेतों में काम करते थे। ठीक, गरीब किसान बड़े किसान से एक खेत को रेंट पे लेते थे कि हमको किराए पे दे दो, हम खेती करेंगे, जो उपजाएंगे तुमको रेंट देंगे और जो भी है। तो छोटे किसानों का मन में था कि रेंट जो है ना वो थोड़ा कम हो जाए। लैंडलॉर्ड कौन था, अंग्रेज नहीं था, जमींदार था, पटीदार था, जाट था। ठीक, बड़े बड़े किसान थे, ठीक, गांव के बड़ा बड़ा संपन्न व्यक्ति था, तो उनसे ज़मीन लिया था किराए पर, और अब वो सोचता था कि हमें किराया नहीं देना है। अब बात अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, अब छोटे किसान जो है ये सोच रहे हैं कि हम किराया नहीं देंगे। ठीक, उनका मोटिव ये था कि ये जीते हम लोग आंदोलन और हमको अपना ज़मीन मिल जाए, हमें किराया नहीं देना पड़े, किराया भी दिए तो थोड़ा कम किराया दें। ठीक, अब इसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट। बात अंग्रेज की तो हो ही नहीं रही है, ये बात हो रही है किसकी, जमींदारों से। अब हमारा किसान अपने ही लोगों से लड़ने लगा। अब हमारा किसान देख रहा है साफ साफ, जो गरीब किसान थे, कि जो बड़े बड़े किसान हैं वो बड़े बड़े नेता टाइप के लोग हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी में भी हैं। तो छोटे किसानों को साफ साफ दिख रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़े बड़े किसानों के साथ उठता बैठता है। तो छोटा किसान नहीं समझ पा रहा था कि हम किससे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें जो दुख दे रहे हैं वो तो सीधा मिले से लग रहे हैं, गांधी जी के पार्टी के साथ में है। तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा सा बराबर पार्टिसिपेशन नहीं रहा। जब गांधी जी ने दोबारा कहा कि चलो फिर से करते हैं सिविल डिसोबीडियंस, शुरुआत में तो साथ में थे, लेकिन दोबारा जब कहा तो ये सब दिखने लगा जब किसानों को कि यहाँ तो बड़े किसानों के साथ तो कांग्रेस भी मिला हुआ है, तो वो लोग भी तो हमको अब हम किससे अपना कम रेंट मांगेंगे, उन्हीं से मांग रहे हैं जिनसे हम जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब अंग्रेज को समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, 1930 के अराउंड में अंग्रेज समझ गए थे कि आपको हम दे देते हैं, देश ले लो, तुम आज़ाद करो, क्योंकि अब हम लोगों से चलने वाला है नहीं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सोचो 1930, 1932, 35 तक क्लियर था कि अब देश हमको मिलने, देश आज़ाद होने वाला है। लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट इतना ज़्यादा हुआ कि 1947
10-12 साल एक्स्ट्रा खींचा गया आज़ादी अपना, सिर्फ इंटरनल डिस्प्यूट जो कि आपको इसी टॉपिक में पार्ट बाय पार्ट दिखाई देने लगेगा। लिखिएगा कंट्री साइड डैश, उसके हम 2 पॉइंट बनाएंगे, अमीर और गरीब किसान। लिखिएगा पहला, कंट्री साइड में पहला, रिच पीजेंट लाइक पटीदार ऑफ गुजरात, कॉमा जाट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसी में आप पॉइंट बना सकते हैं, रिच पीजेंट में ही पॉइंट नंबर 1 कॉमा करके। पर्पस, क्या पर्पस था उनका, तो लिखिएगा डैश देकर, टू रिड्यूस टैक्स, कॉमा इंक्रीज देयर ओन रेवेन्यू। फिर एक पॉइंट बनाइएगा कि वो लोग काफ़ी निराश हुए जब गांधी जी ने रोक दिया, इरविन पैक्ट के पहले जब गांधी जी ने रोक दिया तो कुछ विशेष बेनिफिट तो अभी हुआ नहीं था। जो बड़े किसान थे सोचे कि कोई रिजल्ट तो आया नहीं, गांधी जी ने रोक कैसे दिया इसको। तो जब दोबारा गांधी जी ने स्टार्ट किया तो उन्होंने उतना विलिंगनेस नहीं दिखाया। तो लिखिएगा फिर से, डिसअपॉइंटेड इन 1931, डिसअपॉइंटेड इन 1931, कॉमा refused to participate in 1932 मूवमेंट। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गया था, 1930 में ही शुरू हो गया था। तो 1 साल के बाद रोक दिए, तो गांधी जी के रोकने से उनको लगा नहीं कि बेनिफिट, तो वो लोग नाराज हो गए। और जब फिर दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, अमीर किसान पार्टिसिपेट नहीं किया, उससे भारत के इतिहास में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा आंदोलन कमजोर हुआ लेकिन विशेष फर्क नहीं पड़ा। हम बताएंगे कि ये बात हम क्यों करें। एक समुदाय ने साफ मना कर दिया कि हमको नहीं आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसका प्रभाव बहुत आगे नहीं पड़ा, बस थोड़ा आंदोलन कमजोर हुआ। अब दूसरा नंबर 2, कंट्री साइड में दूसरा पॉइंट, पुअर पीजेंट डैश, टैक्स रिलीफ उनको भी चाहिए था, अमीर वाले को भी, कॉमा रेंट रिलीफ फॉर रेंट रिलीफ फॉर लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में रिच पीजेंट, ब्रैकेट बंद, क्रिएट्स इंटरनल डिस्प्यूट विथ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का कनेक्शन था रिच पीजेंट के साथ। कोई भी आंदोलन होता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, आज भी आंदोलन होते हैं तो पैसों की जरूरत पड़ती है, और उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी अपने पार्टी में रखा जाता है। उस समय भी कई सारे किसान थे, बड़े किसान थे जो देश प्रेम में अपना पैसा लगाते थे, ठीक। लेकिन जब ऐसा टेक्निकल बात फंसा है कि जिस ज़मीन पे हम काम करते थे उसका किराया वसूलने के लिए कौन आता है, एक भारतीय आता है, और हमें अपना दुख उस भारतीय से ही चुकता करना है कि वो भारतीय हमारा अगर रेंट कम कर देता है, अगर रेंट हमारा कम कर देता है तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो रेंट कम नहीं कर रहा है तो कंफ्यूज है किसान, गरीब किसान कि तो हम लड़ाई लड़ किससे रहे हैं, कांग्रेस के साथ लड़ना है और कांग्रेस के ही लोग यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक। तो ये एक पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हम लेके आए हैं, पहला पहलू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं हम आपको ये सब चीज़ें। ये थोड़ा एक्साइटमेंट है, ये थोड़ा ऐसी बातें हैं जो आने वाले भविष्य में भारत का इतिहास लिख रहा है, ठीक। तो ये पहला हिस्सा हुआ, फर्स्ट सोशल ग्रुप हुआ जो काम करेगा किस पर, तो सिविल डिसऑबीडियंस में उसके पहलू पे बात कर गए, ठीक। क्या लिखना है आपको मिल ही रहा है कंटेंट के रूप में, ऐसे ही करके अब हम 2-4 और की बात करेंगे। होपफुली आप बुक पढ़ रहे होंगे, बुक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा हम कहाँ तक गए हैं। बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा 1 पेज या आधा पेज को मात्र 2 लाइन में लिख दिया जा रहा है, वही 2 लाइन को आपको कैरी ऑन करना है, बाकी को कैरी ऑन नहीं करना है, बहुत है, ठीक। एक अनदर वीडियो बन गया इसके ऊपर, 1-2 और वीडियो बनाया जाएगा और समाप्त। देखने के लिए 40 मिनट, 45 मिनट, कभी 30 मिनट का वीडियो बनता है, ठीक। जब हम पूरा बना देंगे तब एक बार बात किया जाएगा कि पूरे चैप्टर को आप मुश्किल से कॉपी पर देखेंगे, जो लिखवा दिए हैं हम, आपको 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा पूरा चैप्टर समाप्त करने के लिए।
तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, सिलेबस ऑलरेडी आपका कम हो चुका है, बड़े आराम से हर चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, उसके लिए हम हैं आपको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए। आधा से अधिक समाप्त ना कर दिए सोशल साइंस तो बोलिएगा। ठीक, कहीं भी पढ़ते ही होंगे, हो सकता हो अच्छे ही पढ़ाते होंगे, ये अपना भी प्रयास है कुछ तो आपको हम देते चले जाएं। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपलोड में।